देखो, इससे पहले पढ़े थे द्विघात बहुपद, ठीक है। आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। कल तो सवाल बनाए थे इस पर। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका जिस तरह से रूप होता था द्विघात बहुपद में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ? बहुपद। इसके बराबर अगर 0 कर दिए तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए जो होता है वह क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणक। बी जो होता है वो किसका? एक्स का गुणक। और सी जो होता है वो क्या होता है? अचर पद। इतना तक ठीक है। ये जो सी होता है ये होता है अचर पद। ए जो होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणक, बी जो होता है एक्स का गुणक, और सी जो होता है अचर पद। ये बहुपद में जान चुके हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो द्विघात समीकरण में एक आता है, ए बी सी तो आ गया, एक आ जाता है डी। द्विघात समीकरण में क्या आ जाता है? डी। ये डी क्या है? ये डी क्या है? तो डी, बड़ी डी। ए सीखे, बी सीखे, सी जाने। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणक है, बी जो है एक्स का गुणक है, और सी जो है अचर पद है। ये डी क्या है? तो डी को बोलते हैं विवेचक। डी को क्या बोलते हैं? विवेचक। इसको बोलते हैं विवेचक। सर विवेचक, इसका दूसरा नाम है विवेक्तर। ये जो डी है इसका काम है द्विघात समीकरण के मूल, मूल समझ रहे हो, शून्यक समझ रहे हो, हल समझ रहे हो, आंसर समझ रहे हो, उसकी प्रकृति को बताना। फिर से समझो, ये डी का काम क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताना। डी का काम है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताना। सर मूलों की प्रकृति क्या होता है? तो मूलों की प्रकृति यही हो सकता है कि मूल कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 होगा, या 0 से छोटा होगा, एक ये हो गया, या बराबर होगा, एक ये हो गया। दूसरा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, या इमेजिनरी काल्पनिक होगा। तो डी जिस प्रकार से निकलेगा उस तरह से ही क्या हम क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। जब द्विघात समीकरण है तो कितना आंसर? 2 आंसर। कौन कौन? अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में बताए थे ना, सेम टू सेम। इसीलिए द्विघात बहुपद के बाद तीसरा चैप्टर छोड़ दिए हैं और चौथा चैप्टर पे आगे द्विघात समीकरण। कुछ नहीं, वहां जो पढ़ाए थे उसी को यहाँ लेके चलना है। ये जो है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का ही रूप है। जैसे वहां देखे थे अल्फा और बीटा, 2 ठो आंसर देखे थे, अल्फा और बीटा। यहाँ भी अल्फा और बीटा का है कि याद है ना, एक्स स्क्वायर जब रहता है तो 2 ठो आंसर निकलता है। अगर समान आंसर आया तो प्लस माइनस में निकलता है ना। तो यही है यहाँ, समझो। द्विघात बहुपद जो है उसी का दूसरा रूप बराबर 0 कर दिए तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण तो जिस तरह वहां ए बताए थे, बी बताए थे, सी बताए थे, उसी तरह यहाँ भी ए बी सी। लेकिन यहाँ एक ही तो फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, इसका यूज नहीं है। दूसरा चैप्टर में यूज है ना, पता है ना। चलिए, तो अब लिखेंगे, लिखिए द्विघात समीकरण जल्दी से। डैश दो, लिखो। वैसा समीकरण जिसके चर राशि पर
जिसके चर राशि पर उच्चतम घात 2 हो, उच्चतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, 9x² प्लस 5 बराबर 0, 8y² बराबर 16, जैसे में कोमा दे के लिख लो। ये सब समीकरण का उदाहरण है। ठीक है। अब लिखो द्विघात समीकरण के रूप। द्विघात समीकरण के रूप। नीचे में लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो द्विघात बहुपद पढ़े हो उसको तो और दिक्कत नहीं है, और नहीं भी पढ़े हो तो हमारे पास टेंशन नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां, नीचे से लिखिए, जहां a बराबर x² का गुणक, b बराबर x का गुणक, c बराबर अचर पद। यहां देखो ना लिखा हुआ है, a जो है x² का गुणक है, b जो है x का गुणक है, और c जो है अचर पद है। ओके ना। अब तुमको एक क्वेश्चन आना चाहिए, आता है तुम लोग को, मिटा दें इसको। हो गया यहां तक। अब एक चीज आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में बताओ तो a कौन है 3, b कौन है 5, और c कौन है 6। यहां देखो तो a क्या है 9, b क्या है बे ने किया, x के बगल वाला जी वो रहता है ना b होता है। यहाँ x है नहीं तो b 0 हो गया। c क्या है, यहाँ a क्या है 8, b क्या है 0, c क्या है 16 नहीं -16, क्योंकि उधर 0 होता है ना। ये 16 प्लस इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा ना। अब लिखिए विवेचक या विवेक्तर, स्टार दो, लिखो विवेचक या विवेक्तर या डी। विवेचक, विवेक्तर या डी। लिखना, डैश दे दो, लिखो विवेचक या विवेक्तर विवेचक या विवेक्तर किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों की प्रकृति को बताता है। शून्यकों की प्रकृति को बताता है। शून्यकों की प्रकृति को बताता है।
क्या हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। विवेचक जो है किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को क्या करता है, बताता है, या वास्तविक है या अवास्तविक है, या अलग अलग अल्फा बीटा होगा या फिर समान होगा, यही ना। तो डी का फॉर्मूला हो जाता है, नीचे में डी बराबर लिखना, डी वीवीआई में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। होठ पे याद रहना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है जी, एक्स का गुणक, यहाँ एक्स के बगल में जो ये हो गया बी -4, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक, और सी क्या है, अचर पद। समझ रहे हो ना, एक सवाल दे रहे हैं, बोलेंगे हम तुमको इसका विवेक्तर निकालिए, जैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 बराबर 0, बोलेंगे इसका विवेचक निकालिए, क्या बोलेंगे, का विवेचक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है का विवेचक ज्ञात कीजिए। चलो देखो, सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यही ना पहचानना है। ए क्या है बताओ, एक, ए हो यहाँ देखिए, पहले बार नहीं लिखी हो, पहले देख लो ना, मेन जरूरी समझना ये है ना। बी बराबर क्या है, 80 बराबर 25। तुमको क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, विवेचक पूछ रहा है, विवेचक मतलब डी, विवेक्तर मतलब डी, डी पूछ रहा है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुम बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर -4, ए का मान क्या हो गया, 1, सी का मान क्या हो गया, 25। इसी को यहां लिखते हैं बराबर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 25 चौके 100, 25 में से 100 चल गया, -75, यही आंसर हो गया। आई बात समझ में, यही आंसर हो गया। इसका विवेचक पूछा था तो इसका विवेचक क्या निकला, -75। कोई दिक्कत है किसी को, लिख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। क्या हो रहा है, ब्यूटी, जल्दी करिए। अब मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे, विवेचक से पता करेंगे। मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे, विवेचक से पता करेंगे। तो कैसे विवेचक से पता करेंगे, सबसे बड़ा बात, ई -75 आ गया तो सर क्या हुआ मूलों की प्रकृति, ये तो अल्फा बीटा आप नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, मूलों की प्रकृति क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो इसी चीज के लिए अभी आपको 3 ठो पॉइंट लिखाएंगे, और 3 पॉइंट जो लिखाएंगे उसी में पता चल जाएगा कि आखिर क्या होता है, ठीक ना। तो स्टार दीजिए, विवेचक द्वारा मूलों की प्रकृति, स्टार देके लिखिएगा, विवेचक द्वारा मूलों की प्रकृति का अवलोकन।
केसी सिन्हा का कल कौन सा चैप्टर बनाया था तुम लोग? 4.1 ना? आज बनाओगे 4.2, उसमें विवेचक आएगा। चलो देखो, अब तो डी से हम पहचान लिए डी का क्या काम है। डी का क्या काम है? मूलों की प्रकृति, प्रवृत्ति ने मूलों की प्रकृति बताना। याद थी मूल कैसा होगा? मूल कैठ हो दो, द्विघात समीकरण में दो मूल, दो शून्यक जिसको शून्यक बोलते हैं, एक अल्फा दूसरा क्या होगा? अल्फा बीटा वास्तविक संख्या होगा या अल्फा बीटा बराबर होगा या अल्फा बीटा अवास्तविक संख्या होगा। तो पहला है तुम लोग नहीं लिखना, अभी पहले समझ लो तब लिखना। यदि समझना, यदि विवेचक बोले तो डी, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो, 0 से 0 यानी 0 से बड़ा हो, तो ध्यान से देखना, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो तो, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के मूल या मूलों, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के मूल लीजिए, मूल वास्तविक होते हैं। कैसा होते हैं? वास्तविक होते हैं एवं दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। सर अलग अलग होते हैं नहीं समझे? यानी अल्फा का मान 3 आएगा तो बीटा हो सकता है 5 आए, 3 नहीं आएगा। यानी अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। कब? जब डी 0 से बड़ा हो, यानी डी क्या हो? 0 से बड़ा हो। इसी चिन्ह को लिखते हैं ना, डी क्या हो? 0 से बड़ा हो। अर्थात हम इसको दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं। कैसे? अर्थात डी का मान क्या आता है? डी का फॉर्मूला क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि विवेचक, यदि इसमें विवेक्तर लिख देते हैं, यदि विवेक्तर 0 हो, यदि विवेक्तर क्या हो? 0 हो, 0 0 हो, यानी यदि विवेक्तर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। ये भी वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं एवं दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ डी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हम यही लिख देते हैं, या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। यदि
अल्फा 3 आएगा तो बीटा भी क्या आएगा, 3 आएगा। अल्फा -3 आएगा तो बीटा क्या आएगा, -3। और यहाँ जो है अल्फा बराबर नहीं होता है बीटा के, खाली वास्तविक होता है। दोनों स्थिति में हम आंसर निकालते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में ना? तो लिखिए जल्दी से। अब तीसरा बचा, 2 ठो हो गया, एक ठो डी 0 से बड़ा हो, एक डी 0 के बराबर हो, अब तीसरा डी 0 से छोटा हो। अब देखिएगा तीसरा होगा, यदि विवेचक, विवेचक बोले तो डी क्या हो, 0 से छोटा हो, अर्थात डी ऋणात्मक हो, डी क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी डी माइनस में हो। ठीक है, डी क्या हो, ऋणात्मक हो यानी माइनस में, -5, -4, -3, -2, तो मूल अर्थात शून्य वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। और जैसे ही वास्तविक नहीं होते हैं, इसका आंसर नहीं निकलना है, तुम लोग को इसका आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि इसका 11th में पढ़ा जाता है अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक नहीं होते हैं अर्थात क्या होता है, अवास्तविक होते हैं, अर्थात मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक। और अभी तक तो जो तुम पढ़े हो वह वास्तविक संख्या ही पढ़े हो, 0 से लेके, यानी बचपन से, नर्सरी से लेके अभी तक जो पढ़ रहे हो वो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो। 11th में जब कोई जाता है, यानी 11th में जब मैथ लेता है, तो वहां अवास्तविक संख्या पढ़ना पड़ता है। तो मूल होते हैं, अर्थात मूल होते हैं नहीं होते हैं, अर्थात मूल होते हैं अवास्तविक, मूल अवास्तविक होते हैं। जब अर्थात कहने का अर्थ हो गया डी क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी कहने का अर्थ हो गया b² - 4ac क्या होता है, 0 से छोटा है। अगर ऐसा हो गया, 0 से छोटा हो गया, आंसर निकालेंगे क्या, आंसर नहीं निकालेंगे, यहीं छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए इसको। हिला दिया, देखते हो। देखिए पहला क्या बोल रहा है, विवेचक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे और उसके बाद बताएंगे मूल वास्तविक होगा या बराबर होगा, या यही दिए थे, यही 4 सवाल दिए है ना। हाँ ठीक है, पकड़ो इसको रखो। देखो पहला सवाल है 1 नंबर में, 3√3x² - 2√2x - 2√3 बराबर 0। नीचे वाला को हम इरेज कर रहे हैं, देखो मिटाते हैं, है देखिए। चलिए सवाल बोलते जाना, हम बता, ये पहला बता देते हैं। बताओ तो ए क्या है, √3, बी क्या है, -2√2, सी क्या है, 2√3। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो डी का है बाकी रहेगा, डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला बताइए, बी कितना है, का स्क्वायर, 4 ए का मान, सी का मान, है ना जी। तो 2√2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूनी 8 गुना √3 गुना √3 बराबर 8 जोड़ 8 दिया 24, 24 8 32।
अब समझो हमारा 32 निकला कौन चीज डी। तो बताओ ये शून्य से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। तो कैसा होगा मूल? वास्तविक एवं दोनों अलग अलग भिन्न है। देखिएगा चूंकि यही लिख देंगे, चूंकि डी जो है क्या है? 0 से बड़ा है। डी क्या है? 0 से बड़ा है, इसलिए मूल जो है कैसा होगा? वास्तविक एवं असमान। असमान मतलब भिन्न, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आया है सबका? मिटा दें कि कोई लिखोगे? जल्दी कर लो, 1 सेकंड। मेन दिक्कत और रूट जो है इसीलिए दिए हम। अब जो है एक दिन बताएंगे तुम लोग को गुणनखंड विधि से हल निकाल, अभी हल के प्रकार भी बता देते हैं, पहले यहाँ तक क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपका वीडियो में भी एक दिन गुणनखंड विधि वाला, एक दिन पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, एक दिन सूत्र विधि द्वारा देंगे, पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। किसी को दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से पढ़ते चलो। गौरी समझ रहा छा? झूठे मेन दिक्कत हो जाता है रूट वाला गुना करने में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत? कौन सी का दिक्कत? मिटा दे। अभी देखिए 2 नंबर का सवाल बताओ, तब तक जिसको उतारना है उतार लीजिए। हाँ बोलिए। वाई स्क्वायर माइनस, हाँ 1/, अगर तुमको मन है कि समीकरण को सीधा करेंगे तो वो भी कर लो। अगर मन नहीं है, a बराबर 1 ही मानना है, b बराबर -2/3 मानना है, c बराबर 1/9 मानना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब समीकरण को सीधा कर लोगे ना तो बनाने में थोड़ा आसानी होगा। तो देखते हैं, d वही आएगा। d जो है तुम्हारा समीकरण को एकदम फ्रेश ही कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? तो एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 तिया 9, 3 दूना 6y प्लस 1 बराबर 0। बताए थे 9 उधर चला जाएगा 0 में, तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। ए बराबर क्या हो गया? 9। बी बराबर क्या हो गया? -6। सी बराबर क्या हो गया? 1। तो डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे क्या है? -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 9, सी के जगह पे 1। अभी मत लिखो, लिखने से को फायदा है? अगर है तो बोलो, हम देंगे टाइम लिखने का। 6 के 36 माइनस 9 चौके 36, 36 माइनस 36 0। चूंकि अब देखना डी क्या हो गया? बराबर 0। डी बराबर 0 आया ना, तो डी बराबर क्या हो गया? 0। चूंकि डी बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक एवं क्या होगा? समान होंगे। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल बताइए। दूसरा 3 नंबर वाला बताइए। 3 नंबर वाला बताते हैं। हाँ -3x प्लस बराबर, बता तुम। ए बराबर क्या है? 2। बी बराबर क्या है? ये बात कर रहा है जी, देखेगा तू जुतिया देंगे हम। 80 बराबर 5। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी -3 का स्क्वायर 4, ए का मान 2, सी का मान 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 9 में से 40 गया -31। चूंकि बताओ माइनस में आ गया ना, हम बताए थे ऋणात्मक होता है तो
हल मतलब हल अवास्तविक होते हैं, और अवास्तविक होते हैं, तुम लोग को आंसर नहीं निकालना है, अभी आंसर नहीं निकालना है, ये सिर्फ विवेचक जांच किए, यानी इसका प्रकृति जांच किए हैं। चूंकि डी जो है क्या है, 0 से छोटा है, ऐसे लिखते हैं, डी जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, यानी 0 ही बड़ा है इससे। चूंकि डी 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है, इसलिए मूल क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, यही ना। चलिए अगला सवाल बताइए, तुम लोग को टाइम दे चुके हैं बनाने का ना, 4 नंबर बताओ। हाँ बोलो तो, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर, ए बराबर बतलो, बी बराबर बोलो, सी बराबर बोलो, डी बराबर बोलो, सब तो क्रमबद्ध है, ए बी सी डी। बी बराबर -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान, सी का मान, 4 चौके 16, कैसे 4 गुना 4 √3 गुना √3 √3 गुना √3 3, 4 गुना 4 16 16 32 माइनस 4 चौके 16 16 क्या आ गया जी, 0 आ गया, तो यही कहानी हो गया। चूंकि डी बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक और वास्तविक एवं समान होंगे, कोई दिक्कत। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब देखो, अब हो गया, जब ध्यान से देखना, विवेचक आ जाएगा, समझो बात को, विवेचक आ जाएगा, तो विवेचक कब आएगा तो आंसर निकालेगा, तुम आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन रहेगा, एक समीकरण दे देगा, बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हुए इसके शून्यक ज्ञात करे। ए लड़की, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हुए द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करे। कोई समीकरण दे देगा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सीधा सा जैसे अभी बना है, पहले डी निकाल लोगे। यदि डी 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया तो आगे बढ़ेंगे, समझो। यदि डी 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया, प्लस में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं आया, माइनस में आ गया तो वहीं छोड़ देंगे, बोलेंगे हल संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, हल संभव नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अगर फिर से समझो, अगर डी 0 या 0 से बड़ा हो जाए, यदि डी 0 एवं 0 से बड़ा हो, तो यदि डी 0 हो, 0 भी होगा 0 भी होगा फिर भी, या 0 से बड़ा हो फिर भी, समझो बात को, यदि डी 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, तो इसको 4 विधि से हल प्राप्त किया जा सकता है। कितने विधि से हल प्राप्त करने की विधि, हल करने की विधि, प्राप्त छोड़ दीजिए, हल करने की विधि, शून्यक प्राप्त करने की विधि होता है। 1 नंबर में पहला गुणनखंड विधि, समझिए, गुणनखंड विधि। दूसरा, बोलो ब्यूटी, सूत्र विधि। तीसरा, पूर्ण वर्ग विधि। चौथा, ग्राफीय विधि, यही ना। 4 विधि से हल करेंगे, जिसमें कि आपके सिलेबस में ग्राफीय विधि नहीं है, आपको गुणनखंड, सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। कोई दिक्कत, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और
पूर्ण वर्ग विधि, थोड़ा सा समझो, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि, इसको हम हटा भी सकते हैं लेकिन लिख दिए। क्यों, कैसे सर जी बता करेंगे? तो तुमको बताए थे ना, द्विघात समीकरण का जो होता है ग्राफ पराबोला होता है, याद आया? और जहां जहां एक्स अक्ष को काटता है वही आंसर होता है, इसको होता है ना, एक्स अक्ष को जहां काटता है वही आंसर होता है। तो इस विधि से अगर बनाएंगे तो इस विधि से भी बना देंगे ग्राफ, जहां जहां एक्स अक्ष को काटा है वही आंसर हो जाएगा ना। लेकिन इसमें आपको बहुत थोड़ा टफ है, ये नहीं पूछा जाता, ये है भी नहीं। तो आपको कितना विधि से हल करना है? 3 विधि से, जिसमें कि, अब सुनो, जिसमें कि गुणनखंड विधि से तो ढेर ही सवाल बना है, 48 को 8 क्लास में दिए थे, वो गुणनखंड विधि ही था। 7 क्लास से हम शुरू करवाए थे ना, 7 क्लास में भी बनाने दिए थे गुणनखंड विधि से। तुमको आरडी शर्मा के बुक से दिए थे 48 गो क्या 52 गो सवाल था ना, अलग से बनाने के लिए। फिर 8 क्लास में भी बनवाए, फिर 9th में भी बनवाए हैं, अब 10th में वही सवाल गुणनखंड फिर एक बार हम बताएंगे, एक बार फिर हम अच्छा से बता देंगे, तुमको सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद बताएंगे सूत्र विधि, सूत्र बताएंगे क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है सूत्र। इसमें अल्फा बराबर सूत्र निकालना पड़ता है और बीटा बराबर निकालना पड़ता है, अल्फा बराबर फॉर्मूला निकालना पड़ता है और बीटा बराबर। तो अल्फा बराबर अभी नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखना नहीं है। अल्फा का फॉर्मूला दे देंगे -b प्लस √d बटे 2a, फॉर्मूला हो गया अल्फा निकालने का। बीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया -b -√d बटे 2a, हो गया बीटा निकालने का फॉर्मूला। अभी नहीं लिखना है, अच्छा से बताएंगे इसको। तो गुणनखंड विधि सब जानते हो ना, याद है ना? जैसे मान लो 5x² प्लस 3x -4, याद है ना? इसको जो गुना करते थे, 5 के 20, फिर उसको तोड़ते थे, बीच में जोड़ते घटाने से जो बनता, फिर कॉमन लेते थे, तो फिर कॉमन जो दोनों में आता, फिर उसको कॉमन लेके एक के बराबर 0, दूसरे के बराबर 0, एक तो एक्स मान निकलता था, फिर एक्स उसको एक को मान लेते थे अल्फा, दूसरा को मान लेते थे बीटा, याद आया? तो गुणनखंड विधि से जानबे करते हो, फिर बताएंगे और 0 से बताएंगे। इस बार नहीं सीखा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सूत्र विधि बताएंगे, ये सूत्र निकालवाएंगे, और फिर पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन हम अच्छा से क्लियर कर देंगे। और ग्राफीय विधि तो नहीं है, उसी दिन चैप्टर हो जाएगा खत्म। चैप्टर खत्म होने का अर्थ क्या हुआ? तब हम तुम लोग को बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम। अभी वर्ड देखा है ना, पहले सब विधि से हल सिखा देंगे, सब विधि से क्या करेंगे? हल सिखा देंगे, और उसके बाद जो है सबका सूत्र विधि, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को क्लियर करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, यही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुम जितना जल्दी खत्म कर दो, किसी से ना पहले खत्म करो, उसके बाद एनसीईआरटी खत्म करना है, ठीक है ना? तो अभी जो है, अब तो हम वीडियो बंद कर देते हैं, अब तुमको सिखाएंगे। तब जब अभी जो विवेक्तर वाला एक्स्ट्रा सवाल सब बता देंगे, और उसके बाद गुणनखंड विधि से हल निकालना है, फिर सूत्र विधि से, और फिर पूर्ण वर्ग। जिस तरह से किताब में दिया उस तरह से मत पढ़ो, पहले विधि सीखते चलेंगे, सवाल बनाते जाएंगे, एक बाइगे पूरे फिर से रिवाइजिंग कर देंगे, हो जाएगा ना? चलिए ठीक है।